सुप्रभात। आज हम लोग वर्ण पर चर्चा करेंगे। सामने लिखा हुआ भी है वर्ण। वर्ण की छोटी सी परिभाषा लिखी हुई है कि भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आइए चर्चा शुरू करें हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण पाठ का। दरअसल आपने अभी तक जितनी सारी चीजें वर्ण के बारे में पढ़ी होंगी, बचपन से आज तक, आप 9वीं 10वीं 12वीं में हो, आप जिस किसी भी कक्षा में हो, आपने ढेर सारी चीजें पढ़ी होगी वर्ण के बारे में। लेकिन आज मैं कुछ खास महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करने वाला हूं जो शायद आपने हो सकता है पढ़ी हो, लेकिन अधिकांश बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़े होते हैं इन चीज़ों के बारे में। जब भी मैं अपनी कक्षा में सवाल करता हूं तो वो अनभिज्ञ होते हैं इन चीज़ों से। तो शुरुआत पहले कर ले हम लोग यहाँ से कि भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप भी ऐसी ही परिभाषा जानते होंगे कि यह अखंडित होती है, इसके टुकड़े नहीं होते। बिल्कुल सही है कि वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये और छोटे हिस्सों में विभक्त नहीं हो सकता है, अखंडित होता ही है। नीचे वाले और छोटे, जैसे हम शब्दों को छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जब हम लोग वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे तो उस समय में देखेंगे कि कैसे वो खंड खंड अलग होता है, सबसे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से कि भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा शब्द मैं लिख रहा हूं, कल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग जवाब देंगे कि दो वर्ण होते हैं, कुछ लोग जवाब देंगे कि 4 वर्ण होते हैं। तो आइए साफ करते हैं इसमें कि कितने वर्ण हैं। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत जोर अ जोर ल हलंत जोर अ। मसलन कि इस शब्द में 4 वर्ण है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका कि 4 वर्ण, 2 वर्ण गलत है। कल शब्द में वर्णों की संख्या 4 है। अब ये जो वर्ण है, अब ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की, इसे हम और छोटे हिस्सों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। ये भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई हुई। इसीलिए वर्ण की जो परिभाषा है वो होती है कि भाषा की सर्वाधिक छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अखंडित होती है, आदि आदि। तो ये परिभाषा हो गई। अब हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। सभी लोगों को पता है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्ण भेद जो है तो पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन, 2 ही भेद। आज मुख्यतः मैं चर्चा करूंगा स्वर पर, व्यंजन पे बाद के दिनों में चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में किसी और दूसरी कक्षा में चर्चा कर लेंगे व्यंजन पर। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ स्वर की चर्चा करते हैं, वरना ये क्लास लंबी हो जाएगी अगर स्वर और वर्ण पर एक ही साथ चर्चा शुरू करेंगे हम लोग। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लें स्वर की। फेफड़े से निकली हवा जब मुख विवर में बगैर किसी अवरोध का सामना किए
फेफड़े से निकली हवा जब मुख विवर में बगैर किसी अवरोध का सामना किए उच्चरित हो तो उच्चरित होने वाली ऐसी ध्वनि को स्वरवर्ण कहते हैं। थोड़ी सी लंबी और भारी परिभाषा लग सकती है ये सुनने और देखने में कि फेफड़े से निकली हवा जब मुख विवर में बगैर किसी अवरोध का सामना किए उच्चरित हो तो ऐसी ध्वनि को स्वरवर्ण कहते हैं। आज तक हम लोग जो परिभाषा जानते हैं वो ये है कि जो वर्ण बगैर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चरित हो। सही है कि जो वर्ण स्वर वर्ण जो है इस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यहां हम लोग इस परिभाषा से देखेंगे कि कोई भी जो ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से वो फेफड़े से निकली हुई हवा होती है। और मुख विवर जो है यहाँ एक नया शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए। मुख विवर ये कंठ से लेकर के होठ तक, ये ध्यान में रखेंगे आप कि जितने उच्चारण अंग हैं, उच्चारण अवयव हैं, उन सभी का जो सम्मिलित रूप है, एकीकृत रूप है, वो मुख विवर कहलाता है। मतलब कंठ से लेकर के होठ तक ये पूरी की पूरी दूरी जो है ये मुख विवर कहलाती है। तो मुख विवर में बिना किसी अवरोध का सामना किए फेफड़े से जब हवा निकलती है ना तो मुख विवर में उसे किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता और तब जो ध्वनि निकलती है वो स्वर कहलाती है। अब जैसे देखिए आप जब आप व्यंजन की परिभाषा देखेंगे, व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे या आप स्वयं उच्चारण करके देख सकते हैं कि जैसे आप प का उच्चारण करते हैं, प, तो प में क्या होता है, दोनों होठ सटते हैं और झटके से खुलते हैं। प वर्ग के जितने वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म, ये सारे के सारे वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, हमारे होठ सटते हैं और झटके से खुलते हैं। मतलब फेफड़े से जो निकली हुई हवा है ना वो अवरोध उत्पन्न करता है होठ आकर के, तो प वर्ग के वर्णों का उच्चारण होता है। लेकिन जब आप स्वर का उच्चारण करेंगे तो देखिए आप स्वयं करके देखें तो भी महसूस होगा आपको, मैं भी कर रहा हूं तो भी आप समझ पाएंगे इसको कि कैसे इसमें किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है फेफड़े से निकली हुई हवा का। जैसे अ, मुंह खुला, कहीं कोई अवरोध नहीं उस हवा में और वर्ण का उच्चारण हुआ। आ, ई, ये सारे वर्ण जितने हैं अगर इन्हें मुख विवर में किसी अवरोध का सामना ना करना पड़े तो वो क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। और जब मुख विवर में अवरोध का सामना करना पड़े तो क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। तो आज हम लोग चूंकि सिर्फ स्वर वर्ण पर चर्चा करेंगे यहाँ, तो सिर्फ स्वर वर्ण की ही चर्चा करते हैं। वैसे फिर से एक बार इस परिभाषा को देख लीजिए कि फेफड़े से निकली हवा जब मुख विवर में बगैर किसी अवरोध का सामना किए उच्चरित हो तो उच्चरित होने वाली ऐसी ध्वनि को स्वर वर्ण कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। अब हम लोग इसकी संख्या पर चर्चा करेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। यहाँ जैसा मैंने इस कक्षा की शुरुआत में चर्चा की थी आप लोगों से कि थोड़ा सा मजेदार होगा या वैसी चीजें जो शायद आपने ना पढ़ी हो इससे पहले, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो वो अब आने वाला है। मैं 2 सवाल लिखता हूँ, कक्षा में आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे भी उसी पर जाऊंगा उसके जवाब पर। लेकिन जब तक मैं सवाल लिखता हूं उन सवालों पे आप गौर करना और सोचना कि क्या आप इसे जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? जब आप सोचना, आप अगर आपको पता हो तो। दूसरा सवाल है मेरा, हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कितनी है? दो तरह के सवाल है, फिर से थोड़ा सा साफ हो जाए आप।
पहला सवाल है हिंदी भाषा में, मैं पर जोर दे रहा हूं, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। और दूसरा सवाल है मेरा कि हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कितनी है। आइए चर्चा करते हैं। हो सकता है जिनको आप में से जिन लोगों को उत्तर पता होगा इसका वो जानते होंगे, अन्यथा मैं बताना ही जा रहा हूं। चलिए यही बताता हूं। हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है वो 12 है। और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 10 है। करेंगे आगे चर्चा इस पर कि कैसे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 12 है और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या सिर्फ 10 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सभी स्वर को लिख लें। गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 है स्वर। और ये सबके सब स्वर जो है वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ये सभी स्वर। आप सवाल खड़े कर सकते हैं इस पर, ये जो मैंने सबसे अंत में लिखा है कि इसकी चर्चा तो कहीं होती नहीं है, ये कहां से आ गया। और फिर उसके बाद बचते हैं 11। और मैंने 11 की संख्या कहीं लिखी नहीं है। मैंने लिखा है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या जो है वो 12 होती है और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या जो है वो सिर्फ 10 होती है। 11 की चर्चा कहीं है ही नहीं मेरे लिखे हुए में, इससे पहले जो मैंने लिखा था। आइए चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा है। यहां सबसे पहली बात इस पर चर्चा करेंगे हम, अ पर। आपने कई सारे अंग्रेजी शब्दों को देखा होगा जिसमें इसका प्रयोग होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर स्वर की अपनी मात्रा होती है, अ को छोड़कर। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये तो हर व्यंजन में शामिल होता है, तो इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती। बाकी के जितने सारे स्वर हैं सबकी अपनी मात्रा होती है। और इसकी भी अपनी मात्रा है। ये जिसे हम अर्धचंद्र कहते हैं ना, बगैर बिंदी वाला, उसको, तो ये बगैर बिंदी वाला जो चंद्र है वो है अ। अब यहां देखिए कि इसके संबंध में हम चर्चा कर लें कि ये कहां कहां उपयोगी होता है। जैसे मान लीजिए काल, और अगर मैंने इसमें इसकी मात्रा लगाई तो ये क्या हो जाएगा, कॉल। ये अंग्रेजी का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। काल जिसका अर्थ होता है समय, और कॉल बुलाना, पुकारना, जो भी हो। तो अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो है, इसकी मात्रा जो है, ये अर्थ परिवर्तन में समर्थ है। ये किसी भी शब्द में, जैसे इस काल शब्द में ही जैसे ही इसकी मात्रा लगी, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, पूरी तरह से बदल गया। एक आधा और उदाहरण देख लेते हैं। हाल, हॉल, माल, मॉल। ये मतलब सामान या असबाब, माल का मतलब, और मॉल
वो बड़ी सी दुकान जहाँ हर छोटी से बड़ी चीजें मिलती है इकट्ठी। तो जैसा कि आप इन सभी शब्दों में देख रहे हैं कि इसकी मात्रा लगती है और ये अर्थ परिवर्तन में सक्षम है, ये शब्दों के अर्थ बदल सकती है। तो और इसकी अपनी मात्रा भी है और खास ये अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयुक्त होती है। तो इस वजह से ये स्वर में हिंदी भाषा के स्वरों में ये भी शामिल है, इसकी अपनी मात्रा है, ये अर्थ परिवर्तन में सक्षम है, इसीलिए हम इसे शामिल करते हैं 12वें स्वर के रूप में अ को। मैंने चर्चा की थी कि हिंदी के अपने स्वर जो हैं वो सिर्फ 10 हैं, सिर्फ 10 स्वरों की संख्या है हिंदी की अपनी। तो यहां घेरा लगाया मैंने, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अ को छोड़ा मैंने और यहाँ पे री को छोड़ा मैंने। इन दोनों स्वरों को छोड़ करके बाकी के स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। और सिर्फ यही 10 स्वर जो हैं वो हिंदी के अपने स्वर है। हिंदी में प्रयुक्त तो 12 होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या 12 है, लेकिन हिंदी के अपने स्वर जो है वो सिर्फ 10 है। ये संस्कृत से लिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने तत्सम शब्द हैं उनमें ही इसका प्रयोग होता है, इसकी मात्रा का प्रयोग होता है। और ये चूंकि अंग्रेजी से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से लिए गए जितने जो शब्द हैं या इसका प्रयोग सिर्फ अंग्रेजी भाषा के ही शब्दों में होता है। तो ये दो स्वर जो है हिंदी में जिनका प्रयोग होता है री और अ का, एक संस्कृत से है और दूसरा अंग्रेजी से लिया गया है। बाकी के जो 10 हैं वो 10 के 10 हिंदी के अपने हैं। इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 12 है और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या सिर्फ 10 है। 11 की कोई संख्या मेरे इस स्वरों में नहीं है, क्योंकि जब आप री को शामिल करते हैं तो ये संस्कृत का है, अ को शामिल करेंगे ये अंग्रेजी का है, इन दोनों को छोड़ेंगे तो बाकी बचे 10 जो हिंदी के अपने हैं और इन दोनों को मिला करके 12 होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या 12 है। अब चूंकि एक चीज और मैं यहां चर्चा करूंगा। दरअसल मैं बिहार से हूं और हमारे यहाँ जो पारंपरिक रूप से हमें वर्णों की शिक्षा दी जाती थी, हमारे शिक्षक जो हमें पढ़ाते थे बचपन में, तो हमें जो पढ़ना सिखाया जाता था वो मैं बताता हूँ। और पढ़ना कैसे चाहिए वो दोनों हमें पढ़ाया जाता था पहले, वो मैं कह रहा हूँ। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। अगर आप बिहार से बाहर हैं, आप यूपी के हैं, आप दिल्ली के हैं, तो आप इसे सही पढ़ रहे होंगे, लेकिन हम बिहार वाले जो हैं इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। आज भी हमारे विद्यालयों में इसे हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ही पढ़ाया जाता है। आप सही पढ़ते हैं, मुझे पता है। मैं आपके राज्य में अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ये वीडियो देखी जा रही होगी तो मैं वहां बताऊं, मैं आगरा हिंदी संस्थान में था तो वहां हम लोगों ने इन चीजों के बारे में पढ़ा। आगरा हिंदी संस्थान में, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आज मैं चर्चा करता हूं। ये खास हमारे बिहार के बच्चों के लिए है कि ये ई है। जब हम कहते हैं ना कि हरस स्वर दीर्घ स्वर, तो हरस स्वर की परिभाषा क्या देते हैं कि जिसमें एक मात्रा की समय लगती है और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा की समय लगती है। तो ये जो है इसमें हम 1 मात्रा का समय लगाएंगे और इसमें 2 मात्रा का। तो ये ई और ये ई है, उ है। फिर से देखें, आ ई उ। खींचेंगे उसे, 2 मात्रा का समय लेंगे इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में, ना कि इसे दीर्घ ई और इसे दीर्घ उ बोलेंगे। ये सुधार कर लेंगे अगर हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे दीर्घ ई ना बोले और इसे दीर्घ उ ना बोले। ई छोटा समय लेंगे, कम समय लेंगे इसमें, और इससे ठीक 2 गुना समय हम इसमें लेंगे। उसी तरीके से इसमें 1 मात्रा का समय लेंगे और इससे 2 गुना समय हम इसमें लेंगे। ई उ
ऊ। अब जैसे देखिए इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं आपको कि कैसे हम शब्दों में एक बड़ा सामान्य सा शब्द है दिन, और ये दीन। अब यहां देखिए आप, इसमें इस शब्द में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है और इस शब्द में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है। तो कैसे उच्चारण बदलता है। इसको क्या पढ़ते हैं हम, दिन, और इसे क्या पढ़ते हैं, दीन। ये दिवस है और इसका अर्थ गरीब होता है। तो दिन कम समय लिया यहां पे, और यहीं पे इसी ई के उच्चारण के लिए इस पे जोर देते हैं हम सभी ऐसा बोलते हैं। इसको बोलते हैं दीन, दीन, और ये दिन। अंतर है दोनों के उच्चारण में। यहां एक मात्रा का समय ले रहे हैं इसके उच्चारण में, और यहां चूंकि इस शब्द में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई है तो इसमें हम 2 मात्रा का समय लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही उच्चारण हमें यहां करना होगा जब हम एकल रूप से इन स्वरों का उच्चारण कर रहे होते हैं तब। तो इस तरीके से आपने देखा कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, शुरुआत से कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। फिर मैंने आज स्वर पर चर्चा की, उसकी परिभाषा के बारे में बताया, और मैं ये सारी चीजें जो मैंने बोर्ड पे बताई है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप अगर बोर्ड पे ना समझ पा रहे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं वहां खोल करके उसको। फिर स्वरों की 2 सवाल मैंने पूछे आपसे कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कितनी है। फिर मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि क्यों मैंने इस तरह के सवाल पूछे थे और क्यों हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 12 है और हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या 10 है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे दिन। शुभ विदा।